सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा जो जिला समान स्तर पर आयोजित हो रही है, वर्ष 2022-23 के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित हो रही है, इसी के तहत हम हिंदी साहित्य के पेपर को देखने वाले हैं। और ये पेपर है आपका टोंक जिले का, हिंदी साहित्य का पेपर टोंक जिले का। इसको आज हम यहाँ हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे खंड एम में अपठित काव्यांश दिया है। इस अपठित काव्यांश को हम हल करेंगे। छोड़ो मत अपनी आन शीश भले ही कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए। रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हैं, उनके द्वारा लिखित ये काव्यांश है। इस काव्यांश को अच्छी तरह 2-3 बार पढ़ लेना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कवि किस बात के लिए प्रेरित कर रहा है। कवि कह रहा है कि व्यक्ति को अन्याय या अत्याचार को सहन नहीं करना है, अन्याय या अत्याचार को सहन नहीं करना है, और भले ही उसके लिए मृत्यु प्राप्त हो जाए, लेकिन व्यक्ति को अन्याय और अत्याचार सहन नहीं करना है, उसका विरोध करना है, और उस विरोध में भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी श्रेष्ठ है। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता से क्या तात्पर्य है। दिनकर जी ये कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु व्यक्ति की एक बार ही होती है, मृत्यु व्यक्ति की एक बार ही होती है, इसलिए व्यक्ति को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और अन्याय का डट कर के सामना करना चाहिए। देश की रक्षा के लिए हमेशा अग्रणी बने रहना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा गुण व रस निहित है। इस गद्यांश में ध्यान दीजिए, ओज तो गुण है, ओज गुण है, और वीर रस है, ओज गुण और वीर रस। अपठित गद्यांश को पढ़ करके अपने को उत्तर देने हैं। संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से, यानी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये गद्यांश है। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है। संस्कृति शब्द का अर्थ यहाँ आया, देखिए। संस्कृति शब्द का अर्थ, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना, ये इसका अर्थ है। दूसरा प्रश्न देखिए, जातीय संस्कार कैसे बनते हैं। जातीय संस्कार कैसे बनते हैं, तो ध्यान दीजिए, ये इस प्रश्न का उत्तर यहाँ आया है कि जलवायु के अनुकूल रहन सहन की विधियां और विचार परंपराएं जाति के लोगों में दृढ़मूल हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं। इसके बाद देखिए, संस्कृति के पक्षों का उल्लेख कीजिए। संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं, संस्कृति के बाह्य पक्ष भी होता है और आंतरिक भी। तो 2 पक्ष होते हैं। बाह्य पक्ष आंतरिक का प्रतिबिंब नहीं तो उससे संबंधित अवश्य रहता है। उसके बाद देखिए, खंड ब में नाटक की रचना करते समय किन किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। नाटक के तत्व इसने कहे हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कथा वस्तु का। कथा वस्तु के बाद आपको पात्र, उनका चरित्र चित्रण, पात्र और उनका चरित्र चित्रण, फिर देश काल वातावरण, देश काल वातावरण, देश काल और वातावरण, संवाद, संवाद का मतलब भाषा शैली, भाषा शैली, फिर ध्यान दीजिए अस्वीकार की भावना, अस्वीकार की भावना, अस्वीकार की भावना, तनाव, उद्देश्य। दूसरा प्रश्न देखिए, उल्टा पिरामिड शैली को समझाते हुए इसका रेखांकन कीजिए। उल्टा पिरामिड शैली ऐसे बनानी है आपको, ये उल्टा पिरामिड शैली। इसके 3 भाग होते हैं। इसको हम कहते हैं इंट्रो। क्या कहते हैं? इंट्रो। ये बॉडी और ये समापन, इंट्रो, बॉडी और समापन। यहाँ ध्यान दीजिए, 4 ककार आ जाते हैं। ये सूचनात्मक होते हैं, खबर का मुख्य हिस्सा इंट्रो में ही होता है, और बाकी के 2 ककार बॉडी या समापन में आता है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्णकालिक,
पूर्णकालिक, अंशकालिक, पूर्णकालिक, अंशकालिक एक फ्रीलांसर जिसे स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए, बूंदेले अरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये झांसी की रानी कविता से है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा काव्य गुण है, तो ओज काव्य गुण है। कौन सा? ओज काव्य गुण है। अगला प्रश्न देखिए, हरि गीतिका और गीतिका को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखना। देखिए, हरि गीतिका में 28 मात्रा होती है, दोनों मात्रिक समछंद है। गीतिका में 26 मात्रा होती है और 28 में से जो 16-12 पर यति होती है और यहाँ 14-12 पर यति होती है। उदाहरण आपको लिख लेना है। 8वां प्रश्न देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये इसमें कौन सा छंद है, छंद को पहचान करनी है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो छंद है वो आपका दोहा छंद है। कौन सा? दोहा छंद। और ध्यान देंगे, मात्रा लगाएंगे तो श्री गुरु चरण सरोज रज में मात्रा लगाओ 2, 1 1 1 1 1 1 2 1 और 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मात्रा तो यहाँ लग गई। फिर देखिए आगे, निज मन मुकुर सुधार तो 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा हो गई। यानी विषम चरणों में 13 मात्रा, सम चरणों में 11 13 11 13 11 मात्रा होती है। 9वां प्रश्न देखिए, उपमा अलंकार को परिभाषित कीजिए। काव्य में जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उपमेय की तुलना किससे की जाती है? उपमान से। किसी गुण विशेष के कारण उपमेय की तुलना प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मन डोला, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि विभावना, विशेषोक्ति और विरोधाभास अलंकार को उदाहरण से ही समझाइए। देखिए 3 दे दिए 1 नंबर का, बहुत ही अन्याय है ये, लेकिन अपन देख लेंगे। विभावना यानी बिना कारण के कार्य हो रहा, बिना कारण के कार्य संपादित हो जाए। विशेषोक्ति में कारण है पर कार्य नहीं हो रहा, कारण है पर कार्य नहीं, बिना कारण के काम होता है विभावना में। विशेषोक्ति में कारण के होते हुए पर भी काम संपादित नहीं होता है। और विरोधाभास में काव्य में जहां पर वास्तविक विरोध नहीं होता लेकिन विरोध का आभास होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। 11वां प्रश्न देखिए, सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग जो दीपई देत बुझाए। कौन सा अलंकार है? इसमें उदाहरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उदाहरण। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स वर्ण की आवृत्ति होने से, स वर्ण की आवृत्ति हो रही, वर्णों की आवृत्ति कौन से अलंकार में होती है? अनुप्रास में। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है, उदाहरण अलंकार भी है। 12वां प्रश्न देखेंगे, आपको प्रसाद और शुक्ल में से एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। 13वां प्रश्न आपको व्याख्या करनी है और ये व्याख्या ही आपके तुलसीदास जी वाले पाठ में से जो उनके गीतावली के पद लगा रखे हैं वहां से ही आई है। अगली व्याख्या देखिए अथवा वाली, ये दीप अकेला अज्ञेय की जो कविता है वहां से ये व्याख्या है। गद्यांश की व्याख्या देखिए, ये जो संवदीय कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार, वहां से है ये। इसके बाद देखिए इसकी अथवा वाली व्याख्या, अगर हम ये देखेंगे, साहित्य का 5 जन्य समरभूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता, ये रामविलास शर्मा का पाठ है, निबंध है। यथास्मय रोचते विश्वम, यथास्मय रोचते
विश्वम। फिर देखिए, देवसेना की हार और निराशा के क्या कारण थे, ये आपको लिखना है। पहले पार्ट का प्रश्न है, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है, जो बनारस कविता है उसमें से प्रश्न है। और केशव ने मां सरस्वती का बखान करने के लिए चार मुख, पांच मुख और षठ मुख किन्हें कहा? चार मुख ब्रह्मा जी, पांच मुख और शिव जी और षठ मुख का है कार्तिकेय को। शेर लघुकथा के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? आधुनिक भारत के शरणार्थी निर्मल वर्मा वाले पाठ में से है। कुटज से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गाडे का साथी हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज निबंध। भीष्म साहनी के लेख के आधार पर याशर रफत के आतिथ्य पर प्रकाश डाले। कैसे वो गुसल खाने के बाद टावेल लेके खड़े हुए थे, छील छील करके फल दे रहे थे। ये फूस की राग न थी, उसकी अभिलाषाओं की राज थी। सूरदास की झोपड़ी वाले पाठ, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास का यह अंश। और आरोहण कहानी में भूप दादा की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। कोया किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है। सुभागी कौन थी? भैरव की पत्नी थी। सूरदास ने उसको शरण दी थी, इसलिए भैरव ने उसको उसकी झोंपड़ी को आग लगा दी थी। अपना मालवा खाओ जड़ सभ्यता में मालवा को किस प्रकार दिखा गया, तुलना की गई है। पहले जो संपन्न था अब आजकल विपन्न हो गया। पहले जहाँ नदी या पानी का बाहुल्य था, अब वहाँ कम पानी बरसता है। महीब कौन था? ये भूप सिंह का पुत्र था, रूप सिंह का भतीजा था। और अपनी माँ की मृत्यु, सेला की मृत्यु का कारण वो अपने पिता को मानता था, इसलिए वो घर छोड़ के आ गया था। और इनमें से आपको, हालांकि निबंध यहाँ ज्यादा देने चाहिए लेकिन दो ही दिए हैं, लंपी वायरस और सूचना तकनीकी का महत्व।